नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। हम बात करते हैं सनातन की, तो हमारे यहाँ पर 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में से 15वां संस्कार जो कैसे कहते हैं वो होता है विवाह संस्कार। उसके बाद में 16वां संस्कार तो सीधा अंतिम संस्कार होता है। सोचिएगा कभी कि 15 संस्कार तक जो 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, वो कितना प्रमुख होता होगा कि उसके बाद में किसी और संस्कार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम जब भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि विवाह संस्कार उसी अर्धनारीश्वर रूप का ही एक प्रतिरूप है। वहाँ किस तरीके से एक पुरुष और एक स्त्री आपस में मिलते हैं और दो लोग मिलकर के एक हो जाते हैं और उसके बाद में जीवन में संतुष्टि का भाव जो आता है, उसके बाद में फिर एक नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसे विवाह संस्कार का प्रतिफल माना जाता है। क्या हम वाकई में विवाह को उस प्रतिरूप में समझ पा रहे हैं? और नहीं समझ पा रहे हैं तो एक सामाजिक कुरीति का जन्म होता है, जिसे हम बाल विवाह के रूप में, उसके नाम से जानते हैं। हमारे समाज के रूप में एक चांटा है हमारे गालों पर, लेकिन ये चांटे के जो एक लाल रंग जो है वो आज तक भी हमें दिखाई दे रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये बात जो है आज भी करनी पड़ रही है। आप सभी का बहुत स्वागत। और आज हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में जो उपस्थित हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। आप हैं डॉक्टर सुमन शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग राजस्थान। सुमन जी, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार सर। सुमन जी, बाल विवाह, हम विवाह की बात हम लोग बहुत समय से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग गौरी शंकर की बात करते हैं, हम लोग सीताराम की बात करते हैं, हम रुक्मणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ और उसकी जिस तरीके से शोभा यात्राएं निकालते हैं, हम लोग तुलसी शालिग्राम की बात करते हैं। लेकिन विवाह को खास तौर पे, विशेष तौर पे जब हम गाँवों में देखते हैं छोटे छोटे बच्चियों का विवाह होता हुआ, तो किस तरीके के समाज की परिकल्पना हमारे दिमाग में आती? देखिए, आपने विवाह के बारे में शुरुआत में बहुत अच्छे से विवेचना की। मैं उस ओर अब नहीं जाऊंगी कि विवाह का मतलब क्या होता है। हिंदुस्तान में अपने सनातनी एरिया में मतलब विवाह बहुत ही मैं बताऊं कि जिसको इंग्लिश में रिचुअल्स भी कहते हैं अपन लोग, बहुत एक त्यौहार और एक व्रत की तरह होता है। इसको व्रत को जैसे धारण करते हैं, वैसे विवाह को धारण करते हैं हम लोग अपने जीवन में, और उसकी सफलतम 7 पीढ़ियों तक, 7 जन्मों तक हम कहते हैं कि विवाह बंधन में बढ़ेंगे। और विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है कि एक व्यक्ति के साथ पूरा जीवन निकाल देना और फिर 7 जन्मों का कमिटमेंट लेना, ये भारत का विवाह परंपरा है। लेकिन इस विवाह में जिधर आप इशारा कर रहे हैं, जो अपने समाज पे एक चाटा की तरह है अपने गालों पे, और उसका दर्द हम सब लोग यदा कदा हिंदुस्तान में झेलते रहते हैं। और बाल विवाह जो दंश है हमारे देश के लिए, ये उत्पत्ति हिंदुस्तान में शुरुआती दौर में नहीं थी। इसकी उत्पत्ति अगर देखा जाए, और हम लोग ने अगर इतिहास हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जितनी स्वतंत्रता और जितने विवाह को अच्छे रूप से प्रस्तुत किया गया, वो बहुत सनातनी काल था हमारा, जिसमें हम लोग करते थे। लेकिन जब देश में आक्रांता आए और बच्चियों पे प्रहार करना, उनकी नज़र बेटी, महिलाओं और बच्चियों पे गई, तो पिता डर के मारे करें क्या, अपनी बच्चों को कैसे, माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की सुरक्षा। लेकिन जब आक्रांताओं ने उन पे नज़र डाली, तो उस नज़र से बचाने के लिए अपने बच्चों को जल्दी जल्दी विवाह करके उनके ससुराल की ओर प्रस्थान करना, या उनके जहन में ये होता है कि सुरक्षित स्थान पे चली जाएगी। तो ये परंपरा स्टार्ट हुई, लेकिन इस परंपरा को ख़त्म भी किया गया काल के साथ और समय के साथ। आप देखें, देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद कई ऐसे आए समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, जिन्होंने विधवा प्रथा के खिलाफ बहुत बात उठाई। ऐसे ही बाल विवाह पे बात उठाई। बंगाल से ये सब शुरुआत हुई थी, क्योंकि बंगाल एक केंद्र बना था जहाँ इन सब सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ये सांस्कृतिक अपने और धरोहर भी हम कहते हैं कई बार, तो वहाँ से ये आवाज़ उठी थी और धीरे धीरे आवाज़ उठते उठते पूरे देश में फैली। तो आज भी क्योंकि ये सवाल उठता है कि इस देश को बाल विवाह का दंश क्यों लगा हुआ है, अभी तक इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलना है, तो मुझे लगता है कि समय और काल के साथ धीरे धीरे सुधार प्रारंभ हो रहा है। शहरों में काफ़ी सुधार हुआ है और गाँव की ओर भी हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो माँ बाप का माइंड सेट है ना, अंग्रेज चले गए, आक्रांता चले गए, लेकिन जो डर और भय अभी तक उनके अंदर में जो बाल विवाह की उत्पत्ति करता है, वो डर अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है यही कारण है जिसके कारण अभी भी हम यदा कदा बाल विवाह देख ही लेते हैं। एग्जैक्टली, आपने जो उस डर की बात की कि वो अंतस में हमारे है, क्योंकि पिछले 800 वर्षों से, 1000 वर्षों से जो चीज़ें हमने झेली हैं, जो दंश हमारे समाज ने झेला है, वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास ज़रूर करने होंगे। बहुत अच्छी बात मैम आपने जो यहाँ पर हमारे दर्शकों के साथ में साझा
साझा की है कि ये भारत की आत्मा की बात नहीं है बाल विवाह, हमारे साथ में ये लगा हुआ या जुड़ा हुआ नहीं था, ये जोड़ दिया गया और शायद ये इतना बड़ा नहीं है जितना विकराल रूप में इसे विश्व के समक्ष भारत की एक तरीके से इमेज के रूप में दिखाया जाता है। आज भारत की इमेज स्लम डॉग मिलियनेयर वाली नहीं, एक समृद्ध देश की इमेज धीरे धीरे बनती जा रही है जिसमें चीजें बहुत स्वच्छ और उजली हुई है। गाँव की चूंकि आपने बात की कि शहरी क्षेत्रों में फिर भी ये कम हुआ है और गाँवों के यहाँ अगर हम थोड़ा सा और रुख करते हैं, क्या एक उस डर की बात तो शायद लोगों को अब अंदर से पता भी नहीं होगा, वो डर समाया तो हुआ है लेकिन पता भी नहीं होगा कि हम किस कारण से कर रहे हैं, लेकिन वो एक बच्चियों के प्रति जो एक भाव है कि मेरी 5 बेटियां हैं, इनकी समय से शादी हो जाए और जिसके कारण से बाद में इन्हें कोई और परेशानी ना हो क्योंकि कहीं कोई उनकी तरफ गलत निगाह और न डाल ले, तो वो जो समय से शादी होने वाली बात है वो समय कितना गलत है, थोड़ा इसके बारे में। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि डर जब आदमी के जीवन में प्रवेश कर लेता है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, वो डर से वशीभूत हो जाता है। 5 लड़कियां होना या 2 बेटियां होना, मैं तो जब आयोग में थी, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि माँ बाप को मैंने इतना डरते हुए देखा बेटी के हो जाने से, और उसकी शादी पहले तो 10 साल और 5 साल में करते थे, अब वो जाके 15-12 में कर देते हैं कि भाई अब चलो 8वीं कक्षा पूरी कर ली, 7वीं कक्षा हो गई या 10th में पहुंच जाना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि अड़ोस पड़ोस की जो नजरें गिद्ध दृष्टि से बेटियों को देखती हैं वो नहीं बदला। उस समय बाल विवाह का कोई और कारण था और इस समय वो कारण बदल के कि समाज में कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग घूम रहे हैं हमारे आसपास, मैं उनको मानसिक रोगी के रूप में दर्जा देती हूँ। अब माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं, हमारा जो पारिवारिक स्ट्रक्चर था वो बहुत बड़ा था, वो सब कम हो गया, तो चौकीदारी पहरेदारी जो दादा दादियों के घर में होती थी वो भी समाप्त हो गई। तो ये सब चीज़ों का जो डर माँ बाप के बीच में है उसी का परिणाम है कि लोग बाल विवाह की ओर अपनी बेटियों को अग्रसर करते हैं। उम्र जरूर थोड़ा सा फासला ले लिया कि पहले 5 साल होते थे, अब बाल विवाह 12 और 13 साल में होने लगे, जो मैंने अनुभव किए, पर धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। हम लोग को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा क्योंकि बेटियां अब इतने उदाहरण बन चुकी हैं हमारे देश में कि पिता को कंधा तक बेटियां देती हैं, जिनके बेटे नहीं है, जो बहुत ही मतलब हमारे रिचुअल्स में महिलाओं को शमशान जाना ही अलाउ नहीं था, वहाँ बेटियां कंधा दे रही शान से, बेटियां माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, आसमान से लेके धरती तक में बेटियों ने जो कमान संभाली है, और वो मैंने कमान ही नहीं संभाली है, उन्होंने प्रूफ करके बताया कि हम आपसे बेहतर हैं। हम आपसे बेहतर का मतलब पुरुषों से हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो काम पुरुषों के खाते था उसको भी हम अच्छे से कर सकते हैं। यानी बेटियां किसी पे बोझ नहीं है, आप बेटियों को बोझ ना समझे। मैं कई कहानियां आपको बताऊंगी जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जिनके बेटे तो विदेश चले गए, बेटियां ही उन माँ बाप को बुढ़ापे में संभाल रही हैं, तो उनकी लाठी बन रही है। एग्जैक्टली, ये शब्द बहुत अच्छा है। तो बाल विवाह वाली मानसिकता से हमको बाहर निकलनी चाहिए और सरकारों को भी थोड़ी सी मैं उंगली उठाना चाहूंगी या एक क्वेश्चन मार्क मेरा है कि अगर सरकार ये सुरक्षा प्रदान कर देना, जो हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट जो अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते हैं, उनके अंदर जो डर है, आज का ये मॉडर्न डर है क्योंकि असामाजिक लोग आपके इर्द गिर्द बहुत घूम रहे हैं, तो अगर महिलाओं की सुरक्षा पे, बेटियों की सुरक्षा पे सरकारें बहुत सजग हो जाए तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगी। गाँव में, आपने गाँव की ओर इशारा किया था, बात अधूरी रह जाएगी। गाँव में जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मैं जब कमीशन में थी तो हमने एक सरपंच के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, और ये देव उठनी 1100 या आखा तीजो, तो एक सामूहिक विवाह का अभियान भयंकर चलता था। चोरी, सरकार की तरफ से अनाउंस होता था कि ये अपराध है, नहीं करें, पर चोरी छिपे पंडित और हलवाई सब शामिल होते थे, उनके सजा का प्रावधान भी सरकार करती है, लेकिन फिर भी होते थे। तो हमने सरपंच के नेतृत्व में सरपंच को एडुकेट किया कि आपके पास महिलाएं आती हैं, आप लोग डायरेक्ट उन लोग से संपर्क में, चूंकि सरपंच का एक दायरा छोटा होता है जहाँ वो एक एक गाँव के लोगों से परिचित होता है, तो उनके नेतृत्व में हमने किया कि अगर कहीं भी कोई शादी हो रही है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करें, आप नहीं रोक पाते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करें, और हमने वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से, पंचायत से लेके आगे बढ़ाया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय काफ़ी शादियाँ कंट्रोल भी हुई और जो हो रही थी उनको सजा के साथ उनको ठिकाने भी पहुँचाया गया, तो एक डर भी पैदा हुआ और उसका रिएक्शन ये हुआ, मैं इसलिए ये बता रही हूँ और जानना ज़रूरी है कि बेटियों को समझ में आने लगा कि ऐसा हो सकता है। मैंने कई बार देश में हो जाता है ना कि ये तो होता ही रहेगा, ये देश ऐसा ही है, चलता ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, तो उस भाव से जो ग्रसित थे वो बदला और बेटियों ने कॉल करना प्रारंभ किया। क्योंकि मोबाइल आजकल सबके हाथ में होता है, बेटी हो या बच्चे हो,
सबके हाथ तक मोबाइल है, तो वो कॉल करती थी। Exactly. हमारे पास कई कॉल आते थे कि हमारे माता पिता फोर्सफुली शादी कर रहे हैं, हमें डर है कि आप हमें बचाइए, तो हम करते थे, तो होता भी था। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। उन लोगों को पता ही नहीं था कि हम अगर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे तो हमें बल मिलेगा, सहारा मिलेगा क्या, ये प्रश्न था। लेकिन जब उन्हें सहारा मिलने लगा तो ये मिथ टूटने लगे और बेटियां स्वतंत्र भी होने लगी हैं। आपने बहुत अच्छी बात की आपने कि, और दूसरी चीज़ ये है कि फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों से। अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, उन कहानियों को लोगों के साथ में साझा करने की कोशिश करेंगे, और आज की डेट में तो वो बात भी नहीं है कि कोई आपको आएगा, आप तक आएगा, आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें खरीदनी पड़ेंगी। इस एरा ऑफ सोशल मीडिया, इंटरनेट आपके हाथ में है, वहाँ पर वो बहुत पैसा भी नहीं लग रहा है, लेकिन दुनिया भर से आप कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। मैम, जब शादी होती है, विवाह होता है, तो उसमें बेटी होती है तो एक का बेटा भी होता है। हम केवल बेटियों की तरफ वहीं समझाइश क्यों करें, क्योंकि किसी से तो शादी हो रही है, तो वो जो व्यक्ति शादी कर रहा है अपने बेटे की किसी बेटी से, तो वो खुद अगर शादी नहीं करेगा तो शायद वहाँ भी फर्क पड़ेगा। तो क्या हम एक पक्ष को तो समझा रहे हैं कि आप अपनी बेटियों की शादी ना करें, लेकिन क्या बेटों की शादी जो हो रही है वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल लाजमी सवाल है, और हम लोग सब लोग इससे जूझते रहते हैं। देखिए, भारत हम कितना भी कह लें कि बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं और हम बराबर के दर्जे पे हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक हिंदुस्तान का एक छवि अभी तक बना हुआ है कि अब देव काल में तो हम देखते हैं कि सारे ही जितने भगवान हैं उनमें महिलाओं का ही केंद्र स्थान ज़्यादा है। लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, तीनों उन वही शक्ति की बात होती है, हाँ, वो केंद्रीय थी उनके पास, और वही दुनिया को चलाती थी, ऐसा कहते थे। हम लोग देखते भी हैं आज भी पुरुष के नाम के आगे जैसे राम जी का नाम नहीं लगता, सीताराम, राधा कृष्ण, ऐसे ही नाम होते हैं। तो ये तो महानता थी, ये तय बात था कि ये पितृसत्तात्मक देश नहीं था। लेकिन जब देश बन गया पितृसत्तात्मक, तो अभी भी वो हम में पढ़े लिखे लोगों में ये है कि पितृसत्तात्मक होने के कारण कि हम तो सुपर हैं, हम तो भगवान से ही सीख के सब आते हैं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। और मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो या ऐसे हजारों महिलाएं देश की हैं, वो बेटियों पे फोकस ज़्यादा करती हैं कि बेटी को सिखाना, ये तो अनपढ़ गंवार पैदा हुई है, पेट से कुछ सीख के नहीं आई है, इसको सब कुछ सिखाना जरूरी है कि बेटी ये नहीं करोगी, बेटी वो नहीं करोगी, तुम्हें दूसरे घर में जाना है, तुम्हें वहाँ अपने संस्कार को स्थापित करना है। तो और बेटे को नहीं बता रहे हैं कि जिस बेटे को भी एक बेटी को लाना है और वो बेटा कैसे संस्कार स्थापित करवाएगा उस बेटी के साथ या उस परिवार के साथ, उसको कभी नहीं बताया था। उसको टेकन ग्रांटेड लेके छोड़ देते हैं कि आप तो जो भी करोगे वो ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं। तो ये जो भाव है ना कि बेटे को, और मुझे लगता है कि उन पुरुषों के साथ बहुत अन्याय हम माताएं या हम बहनें या हम महिलाएं करते हैं जो अपने बच्चों को, अपने बेटों को एडुकेट नहीं करती हैं। एक सिविक सेंस जो होती है, जो सिविलाइज्ड होने के लिए बहुत ज़रूरी है। केवल किताबी कीड़ा बन के आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन के एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते हो। जब तक अगर आपके घर में आपकी माता जो प्रथम शिक्षक होती है वो आपको ज्ञान नहीं प्रदान करती है इस सिविक सेंस का, तो आपको किसी स्कूल और कॉलेज से नहीं मिलेगा, किसी सरकार से नहीं मिलेगी। इसे माताओं की जिम्मेदारी है कि बच्चों को शिक्षित करें, बेटों को शिक्षित करें, बच्चों के साथ बेटों को, इसमें कोई भेदभाव ना रखें। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, बलात्कार इसी देश में होते हैं ना, करने वाले एलियन नहीं होते हैं, वो इसी देश में आके इसी देश के बच्चे होते हैं, वही लोग करते हैं, वो आसमान से उतर के नहीं आते हैं। तो उन बच्चों को बनाने में हमारा भी बहुत योगदान है कि हमने उनको सही संस्कार नहीं दिया, तो इस प्रकार के कृत करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पितृसत्तात्मक सोच है, इस सोच को खत्म करके माओं को सबसे ज़्यादा आज के युग में, अभी के समय में बेटों को संस्कारित करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर, जिसके हम कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पैट्रियार्ची नहीं बल्कि मैट्रियार्ची। और वहाँ पर जाकर के अगर आप कभी जाएंगे उन राज्यों में, मैं कुछ समय पहले मैं असम गया था, तो असम में, गुवाहाटी में, वहाँ पर नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर जो अगर कोई दुकान पर कोई सामान लेने जा रहा है तो वहाँ पर जो बहन है, माता है, वो सामान पूरा खरीद रही है और थैला उठाने के लिए पीछे कोई पुरुष खड़ा हुआ है। इस तरीके की उस जगह पर जहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है, मैंने भी देखा, क्योंकि मेरी बहू तो नॉर्थ ईस्ट की है, सिक्किम से है, जनकपुर की है लेकिन सिक्किम में है। तो मैं जब वहाँ ब्याह करने गई, जनकपुर की थी लेकिन वो लोग शिफ्ट वहाँ के थे,
तो मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि वहाँ बिल्कुल वो मात्र सत्तात्मक, मुझे वो राम सीता जी वाला युग याद आ रहा था। और ये बहुत अच्छी बात है, और इतनी लिबर्टी है वहाँ, इतनी स्वतंत्रता, और क्राइम जीरो है बिल्कुल, और हैप्पी इंडेक्स वहाँ की सबसे ज्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में। अगर आप तुलना करें नॉर्थ ईस्ट की, तो वहाँ जो हैप्पी इंडेक्स है वो हमारे यहाँ से ज्यादा है, अन्य राजस्थान और राज्य जो बड़े बड़े राज्य बनते हैं वहाँ से ज्यादा है। तो बिकॉज मुझे लगता है इसका कारण इसके पीछे यही है कि वहाँ बेटियों का पूरा सम्मान होता है, और जब आप घर की बेटी, घर की लक्ष्मी को सम्मान देते हैं तो ईश्वर भी अपनी कृपा बरसाता है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए वहाँ इतनी ज्यादा खुशियाँ हैं। एग्जैक्टली, नॉट इवन दैट, वहाँ पर ये तक हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि अगर आपके साथ में कहीं कोई महिला खड़ी हुई है और उसने कहा कि ये मेरे संरक्षण में है, तो गांव में से कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, चाहे आप कितने भी अजनबी क्यों ना हो। ये वहाँ की ताकत है। बहुत अच्छी बात। थोड़ा कुछ आपके जो अनुभव रहे हैं, जहाँ कुछ पॉजिटिव स्टोरीज हो, कुछ उन पॉजिटिव स्टोरीज को हमारे दर्शकों को जी मैं जरूर शेयर करना चाहूँगी। मेरे जीवन का और मेरे इस टेन्योर का जब मैं आयोग में थी, वो अभी तक मुझे बहुत शक्ति भी देता है और मुझे बहुत उत्साहित भी करता है। एक हिंदुस्तान में हमारे राज्यों में, विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये बहुत जो सामाजिक कुरीति समझ लीजिए कि बाल विवाह के साथ साथ जो सामूहिक जाति बहिष्कार जो करते हैं ना, वो बहुत, जो खाप पंचायत और ऐसी ऐसी बातें। तो दो युगल प्रेमी थे जो बच्चे ही थे, उम्र थोड़ी कम थी, एग्जैक्टली 18 हो रहे होंगे या प्लस 19 में लड़के लड़की होंगे। वो लोग खाप पंचायत के शिकार हुए थे और उनकी बहुत इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया था, लड़की को बाल काट दिया गया था। हमारे पास जब सूचना मिली कि उम्र उसकी छोटी है, 17 साल, वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो एक तरफ तो बाल विवाह का मेरे पास प्रश्न चिन्ह था कि मैं उसको कैसे सपोर्ट करूं, और दूसरी तरफ था कि उसको कैसे अपने स्ट्रीम लाइन में ले आया जाए। उसके माँ बाप बिल्कुल खफा थे। हम लोगों ने काउंसलिंग की, जैसे सूचना मिली दोनों लड़के लड़कियों को हम लोगों ने अपने आयोग में बुलवाया और उन लोग की दोनों की भरपूर काउंसलिंग की, और उन लोगों को हमने बताया कि थोड़ी सी उम्र का फासला, ये नियम कायदा जो देश का है उसमें इसको अलाउ नहीं करेंगे, बेटे आप लोग शादी अभी मत करो, और माँ बाप को राजी किए बगैर शादी होनी भी नहीं चाहिए। तो फिर हम लोगों ने दोनों के माँ बाप को बुलाया। लड़के वाले बड़े लिबरल हो गए, पर लड़की वाले बड़े अडिग थे कि ये कास्ट है, वो कास्ट है, जो एक देश में चलता है ऐसी बातें। लेकिन वो दोनों बहुत थे कि हमें तो शादी करनी है। तो हमने कहा कि 7 महीने 8 महीने कम थे, मैंने कहा शादी हम करवाएंगे, टेंशन आप मत लो, आप इसको इलेक्ट्रिक शॉक में नहीं रखो, लड़की ये पढ़ेगी लिखेगी, इसकी पढ़ाई जारी रखो। तो माँ बाप ने माना नहीं, तो उनको हम लोगों ने धमकाया, जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो करवाया, लेकिन वो डर के फिर अग्री हो गए। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि वो परिवार आयोग ने, मुझे लगता है देश का ये पहला महिला आयोग होगा जहाँ शहनाई बजी थी इस प्रकार की घटना के बाद, कि बाल विवाह को कैसे नेचुरल प्रोसेस में लाया जाए और खाप पंचायत के हुक्म को कैसे टाल के एक नए दंपति का निर्माण हुआ और एक नए दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ हुआ, जो काफ़ी लोगों ने सराहा। और यही नहीं कि केवल शादी करके हमने छोड़ दिया, हमने उसको उसके बाद भी ट्रैक किया तो अब उसकी 2 बिटियां हो गई है, और बराबर कोई तकलीफ होती है तो बताते हैं, और बहुत अच्छे से दोनों परिवार अच्छे से चल रहे हैं। तो इस प्रकार का कोई कार्य अगर आपके जीवन में होता है और आप एग्जाम्पल बनते हैं, तो आपको नेचुरली बहुत मजा आता है। और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन का सर्वोत्तम कार्य जो होता है ना, कि किसी को मार देते वो लोग, उस लड़की को जान से मार देते, इलेक्ट्रिक शॉक दे चुके थे, बाल काट चुके थे, बहुत घायल स्थिति में आई थी, तो उसको जीवन मिलना, उस लड़के को जीवन मिलना और दोनों फिर दाम्पत्य जीवन की ओर बढ़ना, ये बहुत सुखद अनुभव था। तो जीवन को एक संतोष दिया उसने। और दूसरा एक बिल्कुल प्योरली बाल विवाह का था कि मेरे पास एक रात के 12:30 बजे फोन आया कि ये आया था दौसा साइड से, और आपका फोन ऑन था? हाँ, मैं रखती थी, क्योंकि आयोग में जब मैं थी तो मुझे लगता था कि पीड़ा तो रात में ही देते हैं लोग, नहीं, और पीड़ा तो रात में ही मिलती है, दिन में कहाँ मिलती है, ज्यादा घटनाएं तो रात में ही होती हैं। तो वो उसने मुझे 12:30 के करीब कॉल किया, कि धीरे धीरे बोल रही थी, जैसे बंद कमरे में बोल रही हो कि मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो मैंने कहा तुम हो कहाँ? तो बोली मैं दौसा में हूँ, एक गांव कुछ बताया। मैंने कहा तुम लोकेशन भेज सकती हो क्या, क्योंकि विदाउट लोकेशन हम ट्रेस नहीं कर सकते। वो बोली थी कि मेरा टेलीफोन भी कोई छीन लेगा मैडम, मैं अभी चुपके से कहीं। तो मैंने कहा जहाँ से भी एक लोकेशन भेजो, उसको मैंने बताया। उसने मुझे लोकेशन रात में शेयर किया। मैंने तुरंत वहाँ के जिलाधीश को फ़ोन किया और उस जिलाधीश को उस लोकेशन के थ्रू उस लड़की को वहाँ से मैंने उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। माँ बाप जैसे पुलिस जाती है, अगर सरकार ईमानदारी से कार्य करे कोई संस्था, तो वहाँ असर दिखता है। ये नहीं सोचिए कि लोग जिद्दी करेंगे और नहीं मानेंगे। वहाँ गए, समझाइश हुई, उसकी शादी टली, वो इतनी खुश है। अब आपको बता के खुशी होगी कि अच्छे से एग्ज़ाम पास करके वो अच्छे से जॉब में लगी हुई है। नाम कोट नहीं करना चाहूँगी। और आज वो इतनी मैच्योर हो गई है, और उस समय जस्ट वो 18 भी नहीं हुई रही होगी, और जॉब कर रही है और अभी हमसे कनेक्ट है। तो ये जो मैं ये घटना इसलिए सुना रही हूँ कि आप बोलोगे नहीं
केवल ये सह लोगे कि मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है कि मेरे माँ बाप शादी कर देंगे। ये किस्मत में कुछ नहीं लिखा है, किस्मत को अपने हाथों से लिखनी है। बच्चियां जो सुन रही हैं आपका ये प्रोग्राम, मैं कहना चाहूँगी कि अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखो, कोई लिखने वाला नहीं है। और अगर आप में हिम्मत है और आप में ईमानदारी है तो आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं बन सकता, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो। माता पिता अगर गलत कर रहे हैं तो उनकी भी आंखें खोलने का काम आपका है और आपको करना चाहिए। एग्जैक्टली। और हमारे जो दर्शकों के साथ साथ में कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं, क्योंकि दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय भी होते हैं, तो उन्हें भी ये मालूम चलेगा कि जिस तरीके से आपका नंबर किसी तरीके से उस लड़की के पास था, तो ऐसे लोगों का नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आप जो है उनसे कांटेक्ट कर सकें। डेफिनेटली वो आपकी सेवा के लिए एज अ जनप्रतिनिधि हाजिर है और 24 घंटे हैं। जिस तरह से रात को 12:30 बजे आपने उनका कॉल रिसीव किया, वरना ये घटना कैसे घटित हो जाती है, नेक्स्ट डे ही उसकी शादी थी, सारा चीज हो चुका था। मैम, हम लोग जब केंद्र सरकार की बात करते हैं तो फिट इंडिया मूवमेंट की बात आती है, हेल्थ पर बहुत कॉन्शियस है, मिनिस्ट्री जो है उस पर बहुत काम कर रही है, लेकिन जब कम उम्र में विवाह हो जाया करता है तो हेल्थ इश्यूज जिस तरीके से सामने आया करते हैं, उसके बारे में भी आप जी बहुत ज़रूरी है। मतलब हेल्थ तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। जो कम उम्र की शादी के विरोध में जो कानून बना या नियम बना, उसके पीछे लॉजिक यही है। कई विचारधारा के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ठीक होता है या गलत होता है। वोटिंग पावर जब आप 18 देते हो, मैच्योर मैंने एक एडल्ट एज जो बताते हो, तो शादी भी शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं होता है शरीर। शादी करना और एक जीवन से एक जीवन को प्रदान करना बहुत बड़ी चीज होती है। उसको अगर आप बाल्यकाल में रखते ना मानसिक रूप से माने कंप्लीट होती है, परिपक्व नहीं होती है, ना शारीरिक रूप से हो पाते, ना लड़का लड़की दोनों की बात कर रही हूँ। तो एक उम्र इसीलिए चिन्हित की गई है कि भाई 21 साल और 18 साल जो उम्र देश में बना है कानून के तौर पे, वो इसीलिए बना है। तब तक पूरा शरीर मैच्योर हो जाता है और आप मानसिक रूप से भी परिपक्व हो जाते हो। तो हेल्थ तो मस्ट है। अगर आप 18 साल में शादी भी कर देते हैं, हम 18 साल की शादी की घटना भी बताना चाहूंगी कि 18 साल में शादी हो गई और 2 साल में बच्चे हो गए और 2-3 बच्चे हो गए, बेटे की चाह में 4-5 बेटियां हो गई, तो महिलाओं की जो मृत्यु दर है देश में, राजस्थान में हम कहीं भी देखते हैं, तो जो मातृ मृत्यु दर है उसका कारण भी यही है। ये कम उम्र में विवाह होना, कम उम्र में बच्चे होना, उसका रीजन यही है। अब धीरे धीरे सरकारें बहुत ध्यान दे रही है, सुधार भी हो रहा है, लेकिन जो पहले का दर और आज के दर को आप तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माताओं के मृत्यु दर क्यों ज्यादा थे। ये उम्र का ही था और स्वास्थ्य का था कि ध्यान बिल्कुल देते नहीं थे, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते थे। चलो महिला हैं और बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो पुरानी चीज़ों में मैं जाती हूँ तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि इन हाइजीन की बात इस देश में बहुत होती है। प्रधानमंत्री जी ने तो स्वच्छता को लेकर इतना बड़ा क्रांतिकारी किया और देश में परिवर्तन भी दिखा। लेकिन मैं बाड़मेर के एक गाँव में गई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो महिलाओं का मंथली चलता है, वो जो मेंसेस पीरियड का टाइम बोलते हैं, उस चीज को लोग बोलते भी नहीं थे, चर्चा भी नहीं करते थे। सैनिटरी पैड भी लेने पुरुष ही जाता था, महिला तो जाती नहीं थी शॉप में। लेकिन समय बदला तो वहां सैंड पे मैंने महिलाओं को बैठे हुए देखा, तो उनके हेल्थ का क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हो। मैंने उनके पास पैड नहीं था, कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं थे, उस सैंड पे एक कमरे में उनको बिठा दिया जाता था कि 5 दिन आप इस कमरे में बैठे रहो। ये मेरी देखी हुई चीज़ें हैं और आज के समय की हैं। तो परिवर्तन तो करना पड़ेगा, शुरुआत लाजमी है। हेल्थ को आप हेल्थ की ओर ले जा रहे थे, तो आप कैसे आपका मृत्यु दर कम होगा, जीवन दर कैसे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी धीरे धीरे मेरे को लगता है कि टीवी चैनल के माध्यम से, सब जगह के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, गाँव तक, क्योंकि दूरदर्शन का प्रसारण होता है, तो वहाँ ये चीज़ें पहुँचेंगी तो लोग परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये बाल विवाह किसी एक धर्म विशेष का मुद्दा भी नहीं है। आप चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हो या फिर आप इस्लाम को मानने वाले हो, ईसाईयत को मानने वाले हो, दुनिया में किसी भी फेथ को आप मानने वाले हो, लेकिन सबसे पहले आप मनुष्य हैं और आप उसी तरीके से एक स्त्री है और एक पुरुष है, तो ये जीवन जीना आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आप धर्म विशेष की बात करेंगे तो पहले तो ह्यूमन बीइंग है। भगवान जब बनाता है हमें तो शरीर में अलग अलग रचनाएं नहीं करता। महिला की तरह करते हैं, पुरुष का पुरुष की तरह करते हैं। तो फिर ऐसा नहीं होता कि इस धर्म में तो अलाउ है साहब, इस धर्म में अलाउ नहीं है। ये नियम शारीरिक जो अपना है और यह जो मानसिक स्तर है वो एक साथ ही डेवलप होते हैं सभी समाज, सभी धर्मों के लिए। तो ये जो कुरीतियों से चली आ रही है ना प्रथा कि भाई हमारे समाज या हमारे धर्म की छेड़छाड़ ना किया जाए क्योंकि हम इस धर्म से हैं, तो ये गलत है। और अब हमें बहुत खुशी होती है देश में तरक्की कर रहा। अब ट्रिपल तलाक, ये भी शारीरिक परिपक्वता की बात है। कम उम्र में शादी हो जाती थी,
तलाक नहीं दे सकते थे, लड़कियां तड़प तड़प के मर जाती थी। हिंदू, मैं कई बार कहती थी कि सीता के लिए सब कुछ है पर सलमा के लिए कुछ नहीं है इस देश में, पर अब सीता और सलमा एक हो गई। तो परिवर्तन करने की अगर कोई चेष्टा करता है तो परिवर्तन नजर भी आता है। ये बीमारी जिंदगी भर की नहीं होती, बीमारी को जड़ों से काटने की कोशिश अगर हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे तो जरूर सफल भी होंगे। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर बात कही मैम आपने, चूंकि कार्यक्रम के अंतिम भाग में है और अब यहाँ पर इतना जो है 75 वर्षों का, चूंकि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं। अगर हम सन 47 के समय की बात करें, क्योंकि आप फैक्ट्स की बात बहुत अधिक करती हैं, तो अब हम कितना आगे बढ़ चुके हैं अगर हम एक उजली तस्वीर की बात करें। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। हमारे जैसे हम लोग जिस काल में हम लोग का जन्म हुआ था और हम लोग की जवानी और सारे प्रोसेस से हम लोग गुजरे थे, और आज जिस काल में मैं अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को देख रही हूँ, तो बहुत परिवर्तन का दौर है। हमारे समय में बेटियों को थाली में घी नहीं डाली जाती थी और आज बेटियों को 2-2 चम्मच घी खिलाई जाती है। ये घरों के चमत्कार हैं, मैं दिखा रही हूँ। पढ़ाई में बेटियां अव्वल हो रही हैं, सरकारें बहुत सुविधा प्रदान कर रही है, और कुछ वर्षों ने तो कमाल ही कर दिया। कुछ वर्षों से तो मैंने देखा कि बेटियों के लिए इतना सम्मान इस देश में हुआ है, और बच्चों के खिलाफ जो लोग बच्चों को जो बलात्कार का मामला था, रेप का था जो, उसको लोगों ने फांसी में कन्वर्ट किया। इसी देश में हम लोगों ने देखा। तो क्राइम को भी कंट्रोल करके बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना बहुत समय बदला है। देखिए, केवल काली तस्वीरों को याद करके अपने आप को कोसने से बेहतर है कि सभी सफेद और उजली तस्वीर की ओर बढ़िए और देश की तरक्की उन्नति की भी चर्चा कीजिए। इस देश को केवल गंवारों का देश कह के आप नहीं कह सकते। आज हिंदुस्तान उन सारे देशों को टक्कर दे रहा है और हिंदुस्तान की ओर सारी दुनिया देख रही है कि इस देश में है क्या, जो इतना सारी क्वालिटीज, इतना सारा टैलेंट, सारा चीजें। तो आज विदेश हमारी ओर देख रहा है। तो अपने देश को उस बीमारू देश में मत मानिए। जैसे कहते हैं कि बीमारू देश है, बीमारू प्रदेश है। अब हमारा देश बहुत स्वस्थ हो चुका है और देश बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत परिवर्तन। बहुत अच्छी बात आपने कही। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से कहते हैं कि हमारे यहाँ इतिहास का एक मीठे पानी का झरना बह रहा है, उसे आकंठ पी लीजिए, यानी कि इतिहास को समझिए, तो 200-400 साल का मत समझिए। आज ही एक तस्वीर मैंने देखी, जब पुष्कर के पास में ही एक जो मंदिर है, वहाँ कार्बन डेटिंग के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की 4000 वर्ष पुरानी वो प्रतिमा जो शेष शैया पर लेटे हुए थे, सोचिएगा 4000 वर्ष पुरानी, तो वो कार्बन डेटिंग के अनुसार है। उससे पहले की मान्यताओं के अनुसार तो कितना पुराना लोग उसे मानते होंगे। इतना ज्ञान, इतना विज्ञान जिस देश में है, जहां पर हम ये कहते हैं कि आप कोई पुरुष तब पुरुष बनेगा जब उससे पहले श्रीमान लिखा रहेगा, यानी कि आप श्री माता महालक्ष्मी का उनका मान करेंगे, तभी तो आप गोविंद की तरफ रुख करेंगे, वहीं की तरफ बढ़ सकेंगे। आपका बहुत धन्यवाद मैम, इस सुंदर चर्चा में, सुंदर विमर्श में सम्मिलित होने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।